हेलो फ्यूचर स्टार्स, मैं डॉक्टर ऋषि सर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस लेक्चर में भी क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर का आरबी2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना प्यारा सा लेक्चर एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले आरबी2 के दोनों क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने किया रहेगा, बस क्या करना है, आंसर मैच करना। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट वाला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है? कौन सा फॉल्स है? इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, नहीं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन रहता है। Z is equals to 0 at low temperature and high pressure. Z is equals to 0 at low temperature and high pressure. क्या आइडियल गैस में Z इक्वल टू 0 होता है? नहीं। What is Z? Z is compressibility factor. compressibility factor जो कि आइडियल गैस के लिए Z is equals to 1 होता है, बट यहाँ पे Z इक्वल्स टू क्या दिया है? 0 दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो गया? फॉल्स है। मतलब अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो पता करना है। चलो स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड, इसको हम लोग ये रफ करते हैं। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वाले के बोले प्रोडक्ट पी वी इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या बोला? इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर, बराबर है। द आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट वैलिड हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर, बराबर। हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे आइडियल गैस क्या बन जाता है? रियल गैस हो जाता है। मिनिमम प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर व्हेन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस फर्स्ट कमेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, बराबर है। जिस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर रहता है उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट। रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, मतलब राइट ऑप्शन अपना ए हो गया। क्या कैसे हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज इक्वल्स टू क्या? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अभी पीवी इज इक्वल्स टू के, बट अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए थोड़ा या कम कर दिए तो पीवी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे बढ़ा दो चाहे कम कर दो, बट फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, थोड़ा बढ़ाए या कम किए तो चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट, चाहे बढ़ाओ या कम करो फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है। समझ गया? ये हो गया अपने आरबी2 के दोनों क्वेश्चन। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभी एडजॉर्प्शन है कोलॉइड अपना चैप्टर। सबसे पहले देखो यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या होता है। ये क्या एब्जॉर्प्शन नहीं है, क्या एडजॉर्प्शन है। ठीक है, एडजॉर्प्शन में क्या होता है इसमें दो फेज होते हैं, दो सब्सटेंस, एक एडजॉर्बेट होता है, दूसरा एडजॉर्बेंट होता है। यहाँ मैं लिख के बताता हूँ। फर्स्ट क्या होता है? एडजॉर्बेट, सेकंड होता है एडजॉर्बेंट। चैप्टर का नाम एडजॉर्प्शन कोलाइड है। सबसे पहले पूरा एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम लोग कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। एडजॉर्बेट एक होता है, दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। इट इज जस्ट लाइक solute and it is just like, sorry, not solute and solvent. एड्सॉर्प्शन जो होता है ना वो एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होता है मतलब जमा होता है। किसके ऊपर? एड्सॉर्बेंट के ऊपर। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे ब्लैक बोर्ड। मान के चलो कि ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, उसमें तो डिजिटल बोर्ड है, जो ब्लैक बोर्ड लकड़ी का आता है, मान के चलो बोर्ड, उसके ऊपर हम लोग जब चौक से लिखते हैं, मान के चलो कुछ भी लिखे, ठीक है,
ये साफ नहीं आ गया यहाँ पे, बस ऐसे मैंने बना दिया। तो मैंने ये मार्कर से, अभी तो भी मार्कर पेन है, बट जो चौक से अगर हम लोग लिखेंगे जब ब्लैक बोर्ड पे, तो चौक का इस पे चलने लगता है बराबर। एक व्हाइट चौक रहता है, व्हाइट का जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे रहता है। तो वो जो चौक था उसका पार्टिकल एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट जमा हो गया, किस पे जमा हो गया, ये ब्लैक बोर्ड पे। जो चौक है ना वो जमा हुआ, तो उसको बोलेंगे एड्सॉर्बेट। किस पर एक्यूमुलेट हो गया, किस पर जमा हो गया, एड्सॉर्बेंट पे। मतलब अपना ब्लैक बोर्ड जो हो गया वो क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट, जिसके ऊपर सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है। ओके, और जो अपना चौक हो गया वो क्या हो गया, एड्सॉर्बेट। यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। तो इसका डेफिनेशन कैसा आ जाएगा, डेफिनेशन में लिखता हूं यहां पर, द एक्यूमुलेशन ऑफ adsorbate on the surface of adsorbent is called adsorption. The accumulation of adsorbate, adsorbate मतलब चौक, on the surface of adsorbent, adsorbent के surface जब वो accumulate हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। समझ गए डेफिनेशन। चलो आगे देखते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे देखो भी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट क्या होता है। एडजॉर्बेंट क्या होता है, मतलब अपना ब्लैक बोर्ड, द मटेरियल और सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बल्क, बल्क मतलब ब्लैक बोर्ड, लार्ज बल्क मतलब लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट और चॉक स्मॉल अमाउंट में। ऑन द सरफेस ऑफ विच, जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन होता है मतलब एक्यूमुलेशन होता है, किसका, एडजॉर्बेट का, ठीक है, टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। जिसके सरफेस पे एडजॉर्बेंट का एक्यूमुलेशन होता है मतलब एडजॉर्प्शन होता है, उसी को बोलते हैं, वो सरफेस को बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। और जो कि बल्क क्वांटिटी मतलब ज्यादा अमाउंट में रहता है। एडजॉर्बेंट समझ गया, इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, ब्लैक बोर्ड। एडजॉर्बेट क्या होता है, जो एक्यूमुलेट होता है, द सब्सटेंस गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है जो एडजॉर्बेंट के ऊपर एक्यूमुलेट होता है, गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे एब्जॉर्ब लिखा है, यहाँ पे एड्सॉर्ब्ड आएगा, एड्सॉर्ब, एड्सॉर्ब मतलब एक्यूमुलेट हो गया, किसके, एब्जॉर्बेंट के ऊपर, जो सब्सटेंस एब्जॉर्बेंट के ऊपर एक्यूमुलेट हो गया उसी को क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। समझ गया, दो ही कंसेप्ट इसमें, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। इसका एग्जांपल आ जाएगा चौक। समझ गया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे देखो एग्जांपल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ये क्या है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। ओके, व्हेन कॉटन इज डिप इन वाटर, कॉटन बिकम्स वेट विथ वाटर, इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। आई थिंक एब्जॉर्प्शन ही है ये, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, हम लोग एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। व्हेन कॉटन इज डिप इन वाटर, कॉटन को जब वाटर में भिगोते हो, कॉटन बिकम वेट विथ वाटर व्हिच इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। कॉटन जब भीगता है तो वो एब्जॉर्प्शन की वजह से भीगता है, मतलब वाटर क्या गया अंदर पेनिट्रेट करके कॉटन के अंदर चला गया, जब पेनिट्रेट करके कॉटन के अंदर चला गया ना तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। बट एडजॉर्प्शन में पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाता है, सरफेस के ऊपर ही रहता है। चौक से जब बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक सरफेस बोर्ड के ऊपर रहता है, अंदर पेनिट्रेट करके नहीं जाता, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे ब्लैक बोर्ड एंड चौक, ठीक है, इंक ऑन चौक, चौक को इंक में डिबो तो इंक चौक के ऊपर ऐसा
सरफेस के ऊपर लग जाएगा, ठीक है, इंक के कलर का हो जाएगा। तो एक वो एग्जांपल हो गया। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, बुक और पेन का। पेन की स्याही जो इंक रहता है वो भी क्या रहेगा, बुक के ऊपर जब लिखते हैं तो क्या होता है, एडजॉर्ब होता है, उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हो गए अपने एडजॉर्प्शन के, समझ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्या है, डीजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन समझ गया, सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होना, एडजॉर्बेंट का एडजॉर्बेंट के ऊपर। अभी डीजॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्बेंट adsorbed substance from a surface on which it was absorbed it's called desorption। मतलब जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट हुआ है, किसके सरफेस के ऊपर, एडजॉर्बेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो एडजॉर्बेंट के ऊपर जो एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट हुआ है उसको बाहर निकालने को ही क्या बोलते हैं, डीजॉर्प्शन। देखो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीजॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, रिमूवल मतलब बाहर निकलना, किसको, ऑफ एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस। एडजॉर्ब सब्सटेंस कौन है, एडजॉर्बेट है, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट वाज एब्जॉर्ब, उसके सरफेस से, जिस सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ है, किसके सरफेस से, एडजॉर्बेंट की सरफेस, ठीक है। जब एडजॉर्ब हो गया तो एडजॉर्प्शन हो गया, और जब उसको बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया, डीजॉर्प्शन हो गया। अंडरस्टूड, समझ गया डेफिनेशन। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी यहाँ पे देखो कंपैरिजन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। वैसे तो पता चल गया आपको, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एडजॉर्बेट रहता है वो पेनिट्रेट करके सब्सटेंस के अंदर जाता है, बट एडजॉर्प्शन में पेनिट्रेट नहीं करता, सरफेस के ऊपर ही रहता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस, और भी कुछ डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या, देखो, adsorbed matter is considered only at the surface, बराबर, only at the surface and do not penetrate through the surface to the bulk of adsorbent। सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर पेनिट्रेट करके नहीं जाता। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना का सरफेस के ऊपर ही ऑकर होता है। absorbed matter is uniformly distributed inside as well as on the surface of the bulk of substance, ऊपर के साथ साथ अंदर भी पेनिट्रेट करके जाता है। एडजॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेना मतलब पूरे के पूरे में इफेक्ट दिखता है। कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट इज हाई ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के ऊपर, सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा दिखेगा। कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट है उसके थ्रू आउट द एडजॉर्बेंट कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब जितना यहाँ उतना यहाँ, इतना यहाँ इतना यहाँ, ठीक है, अंदर भी उतना बाहर भी उतना है, ओके। इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाओगे, सॉरी, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अभी हम लोग जब फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन आएगा ना तो उसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों देखेंगे कैसे डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, बराबर है ना। कॉटन लो, नॉर्मल वाटर में डिप करो तो भी गीला होगा, और हॉट वाटर में डिप करो तो भी गीला होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट नोन एज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। इवोल्यूशन ऑफ हीट, जब एडजॉर्प्शन होता है तो उस टाइम पे हीट निकलता है, बराबर ना। ये एडजॉर्बेंट है, जब मैं यहां ऐसा लिख रहा हूं तो पेन और ये सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन हो रहा है तो मतलब क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है। जब मैं लिखूंगा या जो भी एडजॉर्बेंट को जब एक्यूमुलेट होगा ना तो उस टाइम पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो वहां से हीट जनरेट होगा, और हीट का इवोल्यूशन मतलब हीट बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट, ओके। इट इज नॉट अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, बराबर है ना। कापूस को जब भी वाटर में डुबोगे तो कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है और कौन सा हीट निकलेगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन होगा ना हीट निकलेगा। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, बराबर है ना, सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। कैसे, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्बेंट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना ही बड़ा रहे वो उतना ही, जितना सरफेस एरिया उसमें डिप करोगे उतना वो पूरा का पूरा सरफेस एरिया क्या करेगा, वेट करेगा। एग्जाम्पल, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस और लिक्विड लाइक एसिडिक एसिड बाय एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल क्या करता है,
गैस या लिक्विड एसिडिक एसिड जो क्या करता है, एडजॉर्ब करता है। चारकोल वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज करते हैं ना, वाटर प्यूरिफिकेशन में चारकोल क्यों रखते हैं, वो क्या है, अ गुड नेचुरल एडजॉर्बेंट है, जो क्या करता है, एडजॉर्बेंट को अपने ऊपर खींच के मतलब एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कॉटन, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर, ठीक है। पेपर को भी जब इंक में डुबोएंगे तो भी सरफेस प्लस अंदर दोनों रहेगा। ये हो गया कुछ पॉइंट्स इसका एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का। अंडरस्टूड। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। जॉर्प्शन, जॉर्प्शन क्या होता है, जब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होता है ना, तो उसको बोलते हैं जॉर्प्शन। मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं या डेफिनेशन। व्हेन absorption and adsorption occurs simultaneously, then it is called as जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जॉर्प्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल आप लोग बताओ। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस के ऊपर भी होगा और एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर भी पेनिट्रेट करेगा। एग्जाम्पल, चॉक डिप्ड इनटू इंक। इंक में जब चॉक डिप करोगे तो चॉक के सरफेस के ऊपर भी इंक रहेगा और अंदर पेनिट्रेट करके भी इंक जाएगा। मतलब ऊपर सरफेस पे तो एडजॉर्प्शन भी हुआ, अंदर पेनिट्रेट करके गया तो एब्जॉर्प्शन भी हुआ। तो उस टाइम पे कौन सा प्रोसेस हो गया, जॉर्प्शन हो गया उसको, ठीक है, जॉर्प्शन बोलेंगे। समझ गया। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जॉर्प्शन। अंडरस्टूड। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे देखो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन बोलते हैं और केमिकल एब्जॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन वही बोलते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विच द एब्जॉर्बेट adheres, adheres मतलब accumulate, accumulate means adsorbed to the surface only through van der Waal force। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग ने इसके जस्ट पहले लेक्चर में क्या देखा था, वैन डर वाल फोर्स देखा था। वैन डर वाल फोर्स इज ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रहता है या तो गायब होता है, उस टाइम पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वैन डर फोर्स के थ्रू क्या बनाता है, इंटरेक्शन होता है एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट के साथ, ओके। विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस, रियल गैस का आइडियल गैस की तरह बिहेवियर। केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, ठीक है। केमिजॉर्प्शन देखो क्या होता है, when the gas molecule accumulate on the surface of solid adsorbate, जब गैस मॉलिक्यूल सॉलिड एड्सॉर्बेंट के ऊपर एक्यूमुलेट होता है बाय मींस ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है, वहां पे इंटरेक्शन कैसे होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू होता है। बीट कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट या आयनिक दोनों में से कोई बना सकता है। द एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिकल एड्सॉर्प्शन, उस टाइम पे जो एड्सॉर्प्शन होगा उसको बोलेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। समझ गया कि मतलब जब एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट का इंटरेक्शन होगा और उस टाइम पे केमिकल बॉन्ड बनेगा आइदर कोवेलेंट और आयनिक, तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल एड्सॉर्प्शन। अंडरस्टूड। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पे देखो फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन का कुछ डिफरेंस पॉइंट्स है, देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। द फोर्स ऑपरेटिंग आर वीक वैन डर वाल फोर्सेस, इसका वैन डर वाल फोर्स वीक रहता है। द फोर्सेस ऑपरेटिंग आर केमिकल नेचर, आइदर कोवेलेंट और आयनिक। Not specific in nature, all gases adsorb on all solid. For example, all gases adsorb on charcoal. कोई स्पेसिफिक इसका नेचर वगैरह नहीं है, चारकोल पे हर एक गैस आके एड्सॉर्ब होता है। Highly specific and occurs only when chemical bond formation is responsible between adsorbate and adsorbent। मतलब जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तभी वो केमिजॉर्प्शन मतलब हाईली स्पेसिफिक रहेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन टंगस्टन,
टंगस्टन पे ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सबका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, टंगस्टन पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही होगा, इसके लिए इसको बोलते हैं हाईली स्पेसिफिक, मतलब टंगस्टन के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही एक्युमुलेट होगा, हाइड्रोजन ऑन निकल एक्सेट्रा। The heat of adsorption is low and lies in the range 20 to 40 किलोज। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब एक्यूमुलेट होते टाइम हीट निकलता है ना, तो बहुत कम निकलता है। यहाँ हाइयर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लाइज इन रेंज ऑफ 42,000 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे हीट कम निकलती है, यहाँ पे हीट ज्यादा निकलेगा। ऑकर्स एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कम होगा। कैसे? जैसे ये चौक मैंने बोर्ड पे लिखा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो सॉलिड पार्ट है थोड़ा सा लिक्विडिटी की तरफ बढ़ेगा। जब थोड़ा सा लिक्विडिटी की तरफ बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, खिसक के नीचे आएगा, मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ था वो क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, या तो फिर बॉन्ड अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी टेम्परेचर है किसका, एब्जॉर्प्शन का। Fever at high temperature, the extent of chemical absorption is lower at very high temperature due to bond breaking. हाइयर टेम्परेचर पे केमिकल बॉन्ड बनता है, बट अगर कुछ ज्यादा ही हाई टेम्परेचर हो गया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसमें भी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, फॉर एग्जांपल एट लो टेम्परेचर N2 गैस इज फिजिकली एब्जॉर्ब ऑन आयरन। N2 गैस आयरन पे एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जांपल N2 गैस केमिकली एब्जॉर्ब ऑन आयरन एट हाई टेम्परेचर फॉर्म्स अ लेयर ऑफ आयरन नाइट्राइड which dissolves at dissolves मतलब बाहर निकलना। ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व मतलब निकल जाएगा। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि इसमें बॉन्ड बन जाता है और इसमें वैन डेर वाल्स बहुत वीक फोर्स रहता है या वीक बॉन्ड रहता है, जिसकी वजह से क्या, रिवर्सिबल रहता है। फिजियोसॉर्ब्ड लेयर में भी मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एब्जॉर्ब पार्टिकल अंडर हाई प्रेशर। यहाँ पे जो लेयर बनेगा वो मल्टी मॉलिक्यूलर का बनेगा और यहाँ पे जो लेयर बनेगा वो मोनोमॉलिक्यूलर का बनेगा। समझ गए डिफरेंस बिटवीन? चलो मूव टू द नेक्स्ट। फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट क्या, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, इजिली लिक्विफाइबल गैस NH3 ammonia, HCl, Cl2, SO2 are readily absorbed than permanent gas O2, H2 and N2। ये गैसेस ज्यादा एड्सॉर्बेट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी एड्सॉर्बेंट के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं। क्यों एक्यूमुलेट होते हैं? क्योंकि इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है ना वो क्या रहता है, बहुत हाई रहता है एज कंपेयर टू O2, H2 और N2। इसका क्या रहता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या, एड्सॉर्प्शन फास्ट होता है। सेकंड, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड सरफेस एरिया। एड्सॉर्बेंट इज सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिक इन केमिसॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, सरफेस एड्सॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया बढ़ा उतना एड्सॉर्प्शन बढ़ा। अभी सरफेस एरिया इतना ही लिए हो, इतना छोटा लिए हो और बोलोगे कि एड्सॉर्प्शन बहुत होना चाहिए, अब जो सरफेस एरिया इतना ही है तो इतना ही एड्सॉर्प्शन होगा ना। बड़ा सरफेस एरिया लोगे तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, टेम्परेचर ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन उतना कम होगा और टेम्परेचर जितना कम करोगे एड्सॉर्प्शन उतना बढ़ जाएगा। प्रेशर, chemisoption is not affected by pressure. Physiosoption is increases when pressure increases up to a limit and then the rate become constant। लिमिट तक ही जो एड्सॉर्प्शन रहता है, मतलब एक लिमिट तक एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अभी ब्लैक बोर्ड पे चौक से हल्के हाथ से लिख रहे हो, मतलब प्रेशर बहुत कम लगा रहे हो, तो थोड़ा ही चौक लिखाएगा ना बोर्ड पे और हल्का सा ही चौक क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। बट अगर फोर्स ज्यादा लगा के, अगर वहां पे चौक से दबा के एकदम, मतलब प्रेशर ज्यादा लगा के दबा के एकदम चौक से लिख रहे हो, तो ऑफकोर्स ये बात है ना, एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। प्रेशर बढ़ा मतलब एड्सॉर्प्शन बढ़ा, बट अप टू अ लिमिट। ठीक है, यहाँ पे देखो लिमिट दिया है, बराबर ना। अभी तुम सर एकदम दबा के लिखे तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा हुआ, अभी एकदम ही फोर्स लगा के मशीन, मान लो कोई मशीन लेके आए, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के
लिख रहा है तो भी उतना ही एड्जॉर्प्शन होगा ना, कितना भी फोर्स लगा रहा हो। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि प्रेशर कितना ही बढ़ा दो उसके बाद एड्जॉर्प्शन उतने का ही उतना होता है, बराबर। कितना भी अभी फोर्स हल्के हाथ से लिखो तो कम आएगा, प्रेशर बढ़ाए थोड़ा बढ़ा और प्रेशर बढ़ाए तो क्या होगा, उतना का उतना ही लिखाएगा, बराबर। जितना चौक रहेगा उतना ही ना एड्जॉर्ब होगा, उसके आगे थोड़ी ना होगा, बस कितना सा भी प्रेशर लगा लो। तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, समझ गया। कुछ ग्राफ दिए यहाँ पे देखो, एक्स बाय एम, एक्स क्या है, मास एब्जॉर्ब पर यूनिट मोल, ठीक है। मतलब एक्स जो रहेगा वो मास एब्जॉर्ब रहेगा, एब्जॉर्ब ऑन एब्जॉर्बेंट, ठीक है। तो क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर। यहाँ पे देखो टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, हाइपरबोलिक तरह बनेगा, ठीक है। एक्स बाय एन टेम्परेचर केमिकल ऑप्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा फिर वो कम होगा। और यहाँ पर देखो एक्शन ऑफ प्रेशर, ये क्या है, एड्जॉर्प्शन है, ठीक है। और ये क्या, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा एड्जॉर्प्शन टेंड्स टू रीच लिमिट वैल्यू, यहाँ पे एक बार लिमिट आ जाएगा कि इतना प्रेशर लगाओ एड्जॉर्प्शन उतने का उतने होगा। तो आगे फिर देखो ये जो ग्राफ हो कैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया मतलब प्रेशर तो बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, बट एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा है, वो उतने का, यही पॉइंट पे इतना ही पॉइंट है। अभी प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन एड्जॉर्प्शन थोड़ी बढ़ रहा है, वो तो सीधा सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब एड्जॉर्प्शन उतना का उतना ही है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं अभी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, एक्स बाय एम, वेयर एक्स अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, एम वेट ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। मतलब एम कितने एड्जॉर्बेंट में कितना एड्जॉर्बेट एक्यूमुलेट हुआ, फिर प्रेशर, प्रेशर के थ्रू देखेंगे तो क्या, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है एक्यूमुलेशन भी बढ़ रहा है एड्जॉर्बेट का, एड्जॉर्बेंट के ऊपर। बट एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आ गया, सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन मतलब इसके बाद प्रेशर कितना भी बढ़ाओ, देखो यहाँ पे जब प्रेशर P1 था तो x बाय एम मान के चलते हम लोग, यहाँ पे x1 था, जब प्रेशर P2 हुआ तो ये x2 हो गया, मतलब प्रेशर बढ़ा तो x2 भी बढ़ गया ना, x भी बढ़ा। यहाँ पे जब P5 आया तो मान के चलो यहाँ पर x5 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे P6 आया बट x5 ही है, मतलब प्रेशर बढ़ा बट एक्यूमुलेशन उतने का उतना ही है। एक टाइम लिमिट आ जाता है कि उसके बाद प्रेशर कितना ही बढ़ा एक्यूमुलेशन उतने का उतना ही रहेगा, इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज यूजुअली स्टडीड थ्रू अ ग्राफ इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, दैट इज द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट और द एड्जॉर्बेंट एज अ फंक्शन इफ द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, आइसो मींस कांस्टेंट, थर्म मींस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है। तब प्रेशर के साथ कैसा बिहेवियर शो करेगा, पहले बढ़ेगा फिर बाद में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, समझ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, कहाँ कहाँ पे एड्जॉर्प्शन यूज होता है, इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को क्लीन करने के लिए, गैस मास्क बनाने के लिए, गैस मास्क जो मास्क N95 वगैरह जो भी रहते हैं उसमें क्या हल्का सा चारकोल टाइप का केमिकल है, वो क्या करता है जब सांस लेते हैं हम लोग तो जो उसमें पार्टिकल हार्मफुल गैसेस वो क्या करता है, यहाँ का चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, प्योर ऑक्सीजन जो रहता है या एयर रहता है वो क्या अंदर जाता है, ठीक है। गैस मास्क, कैटालिसिस, कैटालिसिस मतलब क्या, ब्रेक करने के, कैटालिसिस में यूज होता है। इन एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इंडिकेटर जब कोई टाइट लैब में जब टाइट्रेशन करते हो ना तो जैसे ना फिलॉक्सिलिन इंडिकेटर रहता है, वैसे एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर रहता है कि मतलब ये कुछ चेंज हुआ मतलब वहां पे रिएक्शन अपना कंप्लीट होगा, तो वहां पे अपने को रुक जाना है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटो क्रोमा, क्रोमा मीन्स क्रोमा कंपनी जो फ्रिज टीवी एसी वगैरह देती है, नहीं, फिर कौन सा क्रोम, गूगल वाला क्रोम गूगल वाला क्रोम नहीं, क्रोम मीन्स क्या, कलर, बराबर। क्रोम में भी देखो ना 4-5 कलर बने, ब्लू बना है, रेड बना है, येलो बना है, ग्रीन बना है, ठीक है। क्रोम मीन्स कलर। क्रोमेटोग्राफिक, जब कलर को अलग करना रहता है ना तो उसमें भी एड्जॉर्प्शन का यूज होता है, कैसे, 2-3 कलर मिक्स है उसमें एक एड्जॉर्बेंट लेके आओ, उसका एक केमिकल ऑप्शन में हाईली स्पेसिफिक रहता है ना, वो किसी स्पेसिफिक कलर को क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा, मतलब वो स्पेसिफिक कलर को ये दोनों कलर से अलग कर दिया, ठीक है, उसमें यूज होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। प्रिजर्विंग वैक्यूम,
वैक्यूम बनाने को, अभी ये रूम है, ठीक है, रूम में क्या एयर है, वैक्यूम किसको बोलते हैं, जहां पे एयर भी नहीं रहा, मतलब कुछ नहीं रहा, मतलब एयर भी नहीं रहा। अभी क्या करें, इस रूम में एक एड्सॉर्बेंट रख दो, सॉरी बराबर एड्सॉर्बेंट रख दो, जो क्या करेगा, यहाँ के पूरे एयर को क्या करेगा, एड्सॉर्बे एड्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एड्सॉर्ब कर लेगा। तो वो एड्सॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मतलब क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। ओके, पेंट इंडस्ट्री, पेंट वगैरह में, इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द स्टोरेज ऑफ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पे मॉइस्चर वो इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देगा, जंग लग जाएंगे ना, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का ऑपरेशन के टाइम पे वो इंस्ट्रूमेंट में जंग वगैरह लग गया, कुछ हो गया, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वहां पे मॉइस्चर को ऐसा एब्जॉर्बेंट रखेंगे रूम में, जो क्या करेगा, या कंटेनर में वहां का मॉइस्चर को कर लेगा, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये हो गया एब्जॉर्बेंट का एप्लीकेशन, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो यूज होता है। समझ गया, चलो आगे देखते हैं। अभी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आप लोग 10th में भी पढ़े हो, फिर भी एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, a catalyst thus can be defined as a substance which when added to a reacting system increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा केमिकल है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मींस रेट रहेगा ना यहाँ पर, रेट, रेट मींस स्पीड, रिएक्शन का स्पीड इनहांस कर देता है, और विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, खुद में कोई चेंज नहीं होता ना, केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, केमिकल रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड क्या करता है, इनहांस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। समझ गया कैटलिस्ट, चलो आगे देखते हैं अभी क्या, होमोजीनियस कैटलिस्ट। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस देखेंगे, कैटलिस्ट ऑफ टू टाइप, सबसे पहला होमोजीनियस, इस पर हम लोग हेट्रोजीनियस करके देखेंगे। When the reactant and the catalyst are in same phase, it is said to be homogeneous catalyst. Catalyst, okay? जब रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट सेम फेज में रहेंगे, फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, किसी भी फेज में का सेम फेज रहेगा ना, कौन, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, तब उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। एक एग्जांपल देता हूं मैं, SO2 गैस फॉर्म में प्लस O2 गैस फॉर्म में, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस फॉर्म में, क्या बनेगा, SO3, 2SO3, यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा, थ्री प्लस, बराबर 3 2 6 2 3 6 2S, यहाँ पे 2 लग गया। एक सेकेंड, इसको बैलेंस करते हुए हम लोग, 2 4 3 6 3 6 रॉन्ग, यहाँ पे 2SO3 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, 2 4 2 6 2 3 6 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन 2 2 4 4 2 6 और ये 2 3 6, S कितना, 2, S 2, बराबर, अभी बैलेंस है। ये देखो, ये रिएक्टेंट गैस फॉर्म में है, और अपना कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फॉर्म में है, और वो तो अभी फिलहाल गैस फॉर्म में, उसको छोड़ो। जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जब सेम फेज में रहेगा, उसको बोलेंगे क्या, होमोजीनियस कैटलिस्ट। अंडरस्टूड, चलो अभी हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट देखते हैं। हेट्रोजीनियस व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में रहेंगे, मतलब एक सॉलिड रहेगा, एक लिक्विड रहेगा, कोई गैस रहेगा, कोई लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा, सॉलिड रहेगा, ऐसा अलग अलग, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ओके, एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, यहाँ पे जो थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन, मतलब N2 गैस फॉर्म में, मतलब ये क्या, कौन सा, जरा लिखता हूं पहले मैं, हाइड्रोजन प्लस गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस मॉलिब्डेनम, और क्या बोला है, हेबर्स प्रोसेस इसको बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड अलोंग विद, नीचे ये तो फेरस मॉलिब्डेनम रहते हैं, प्लस K2O पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और Al2O3, ठीक है, ये सब सॉलिड फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे अपना बनता है NH3 2NH3 लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे ये अपना 3H2, ठीक है, ये गैस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में, तो इसका फेज और इसका फेज
अलग है, जब दोनों का फेज अलग रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। समझ गया, दो ही टाइप के, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हेट्रोजीनस का एक और एग्जांपल, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू प्रोड्यूस सॉलिड फैट। यहाँ पे एक वेजिटेबल ऑयल ले लो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और ये इसमें क्या है, फाइनली डिवाइड मेटल लाइक निकेल, पीडी, पीटी, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये कौन से फॉर्म में, मेटल है तो सॉलिड के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या बनेगा, वेजिटेबल फैट। ऑयल से क्या बन गया, फैट मतलब वनस्पति घी। कौन से फॉर्म में, घी कौन से फॉर्म में रहता है, वनस्पति घी मतलब डालडा, कौन से फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो ये देखो यहाँ पे, बट अपने को प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं, अपने को इससे रिएक्टेंट से मतलब है और कैटलिस्ट से मतलब है। ये सॉलिड फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में, दोनों अलग अलग फॉर्म, तो कौन सा कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। समझ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इनहिबिटर, इनहिबिटर क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या इनहांस करता है, बढ़ाता है। इनहिबिट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, मतलब कम करता है। इनहिबिटर आर सब्सटेंसेस एट दोस डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट मतलब स्पीड, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, आगे देखते एग्जांपल दिया कि नहीं, नहीं एग्जांपल नहीं दे, एग्जांपल देखो मैं दे देता हूं। एग्जांपल जो अपना है क्लोरोफॉर्म, वोलाटाइल लिक्विड है, ये लिक्विड है, वोलाटाइल मतलब उड़ने वाला, खुला रखोगे तो उड़ जाएगा। फिर इसका जो रिएक्शन उड़ने का है उसको कम करने के लिए इसके अंदर जो इनहिबिटर ऐड करते हैं, इनहिबिटर, उसका नाम क्या है, इथेनॉल। ये ऐड करने, ये क्या हो गया, इनहिबिटर हो गया। इसको जब क्लोरोफॉर्म में ऐड करते हैं ना, तो जो क्लोरोफॉर्म का जो उड़ने का वोलेटाइल लिक्विड है, वो उसका रेट जो रिएक्शन है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और ये फर्स्ट हो गया। एक और एग्जांपल है, H2O2 डिसोसिएट होता है किसमें, H2 प्लस O2 में। ये रिएक्शन डिक्रीज करने के लिए इसमें जो इनहिबिटर ऐड करते हैं, इनहिबिटर, वो क्या रहता है, ग्लिसरॉल। H2O2 में ग्लिसरॉल ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनता है। ठीक है, कम हो जाता है। तो ये हो गया अपने दो एग्जांपल किसके, इनहिबिटर के, जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। ठीक है, अभी देखो एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट। ठीक है, द कैटालिटिक एक्शन ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप। जो कैटलिस्ट होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस जो भी है, उसके ऊपर काम कैसे हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, वो 5 स्टेप में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखोगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के ऊपर जो रिएक्टेंट है वो जाता है, डिफ्यूजन मतलब जाता है। फर्स्ट स्टेप में जाने के बाद क्या करेगा, सेकंड स्टेप, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट का, मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट हो गया वो का एडजॉर्बेट हो गया, और कैटलिस्ट क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। उसको सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है ना, इसके लिए। फर्स्ट स्टेप में गया, सेकंड में एडजॉर्ब हुआ, थर्ड स्टेप में देखो क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, रिएक्शन और कैटलिस्ट के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, मतलब क्या बन गया, इंटरमीडिएट बना। अब जब बॉन्ड बनेगा तो उसके बाद फिर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा, जिसकी वजह से बाद में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुआ, प्रोडक्ट नहीं बना। ठीक है, प्रोडक्ट कब बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फोर्थ स्टेप में बनेगा। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, डीज ऑप्शन मतलब निकलना, बाहर निकलना, ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, प्रोडक्ट लीव कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना है वो क्या करेगा, कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ के बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये हो गया 5 स्टेप। पहले स्टेप में कैटलिस्ट की तरफ बढ़ेगा कौन, रिएक्टेंट। सेकंड में क्या होगा, कैटलिस्ट से क्या बनाएगा, एड्सॉर्ब होगा, सेकंड स्टेप में एड्सॉर्ब होगा। थर्ड में बॉन्ड बना के इंटरमीडिएट बनाएगा। फोर्थ में प्रोडक्ट बनेगा, और पांचवें में प्रोडक्ट कैटलिस्ट से निकलकर बाहर आ जाएगा।
ये हो गया अपना 5 स्टेप किसका, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट पे अलग अलग पे कैसे होता है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, जो एडजॉर्प्शन थ्योरी हम लोग ने देखा उसका ही यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू में कैटालिटिक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, मतलब अगर कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी क्या क्या खासियत है, फीचर्स। द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमीज ऑप्शन। स्ट्रेंथ ऑफ केमीज ऑप्शन मतलब क्या, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वगैरह फॉर्म करता है, आइदर कोवेलेंट और आइदर आयनिक। इफ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, गैस और लिक्विड, जब कैटलिस्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट गैस या लिक्विड होगा बराबर, इन द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब, देखो मैंने थोड़ा पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट इज सेड टू बी एक्टिव। जब रिएक्टेंट कैटलिस्ट से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। However, the adsorption of reactant molecule on the surface, that is the bond formed between adsorbent and adsorbent, यहाँ पे adsorbent मतलब catalyst, should not be very strong so that they are not immobilized। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, पता लगा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया कि प्रोडक्ट तो बन गया, इंटरमीडिएट बना, प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट लीव ही नहीं कर रहा है कैटलिस्ट को। अगर प्रोडक्ट लीव ही नहीं कर रहा है तो मतलब ही क्या हुआ इसका, कैटलिस्ट का यूज करने का, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नहीं बनना चाहिए और ना ज्यादा वीक, इंटरमीडिएट बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना कैटालिटिक एक्टिविटी। कब एक्टिव बोलेंगे, जब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ओनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी था, अभी कैटालिटिक सेलेक्टिविटी, किसको सेलेक्ट करता है, ठीक है। सम सॉलिड कैटलिस्ट आर सेलेक्टिव इन देयर एक्शन, द सेम गैसेस रिएक्टेंट प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट व्हेन डिफरेंट कैटलिस्ट आर यूज्ड। रिएक्टेंट सेम है बट कैटलिस्ट डिफरेंट यूज करोगे ना तो प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, डिफरेंट बनेगा। द सेम गैसेस रिएक्टेंट प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट व्हेन डिफरेंट कैटलिस्ट आर यूज्ड, मतलब रिएक्टेंट सेम रहेगा और कैटलिस्ट चेंज किए ना तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जांपल देखो दिया है, अच्छे से नहीं दिया, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे अच्छे से लिखता हूँ। फर्स्ट जो दिया है CH4 प्लस O2, ये गैस फॉर्म में, प्लस ये भी गैस फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ PD Al2O3 CH, सॉरी ये सॉलिड फॉर्म है, ये गैस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है बराबर। तो क्या बनाता है 2CH3CHO, एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड बराबर। जब CH4 और O2 यूज किया, अभी सेकंड में फिर से वही CH4 प्लस O2 ले लो, बट अभी कैटलिस्ट चेंज करो। कैटलिस्ट का चेंज किया हम लोग, PD मतलब पैलेडियम की जगह हम लोग AG मतलब AG OG लोजी सुनोजी नहीं, AG मतलब सिल्वर, और ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड वही रहेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तब प्रोडक्ट क्या बन गया देखो, 2CH डबल बॉन्ड CH, इथिलीन, क्या बन गया CH2 क्या बन गया, इथिलीन बन गया। कब, देखो रिएक्टेंट वही है CH4O2 बट Al2O3, बट यहाँ पे क्या पैलेडियम की जगह सिर्फ सिल्वर ले लिया, कैटलिस्ट चेंज किया, तो प्रोडक्ट चेंज हो गया, एक बार एसिड अल्डिहाइड बना, दूसरी बार क्या बना, इथिलीन बन गया। अंडरस्टूड, ये हो गया कैटालिटिक सेलेक्टिविटी, किसको कैसा सेलेक्ट कर रहा है, कौन, कैटलिस्ट, समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेफ सेलेक्टिव जियोलाइट, फर्स्ट क्या था, कैटालिटिक एक्टिविटी, सेकंड कैटालिटिक सेलेक्टिविटी, अभी क्या है सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, मतलब कुछ कुछ जो सेफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कैटलिस्ट के, ठीक है। जियोलाइट आर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स विथ 3-डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट, मतलब क्या SiO ऐसा रहता है, मतलब इसको शॉर्ट में SiO2 लिखते हैं, ठीक है। इसको एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं, और सॉरी साथ में यहाँ पे एल्यूमिनियम भी रहेगा।
रुको एक अच्छे से बनाता हूँ जरा। ये रहा अपना सिलिकॉन, ये रहा अपना एल्यूमिनियम, ये रहा अपना ऑक्सीजन, ठीक है। एल्यूमिनो सिलिको सिलिकेट्स, ठीक है, उसको जियोलाइट बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। सम सिलिकॉन एटम्स इन द नेटवर्क आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स गिविंग AlOSi, AlOSi, ठीक है। फ्रेमवर्क, दिस रिजल्ट्स इन माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। पहले यहाँ पे देखो SI था, SiO था, ठीक है। ये SI की जगह Al ने ले लिया। जब ये SI की जगह Al ने ले लिया तो वहां पे हल्का सा पोरोसिटी आ गया। पोरोसिटी मतलब हल्का सा, पोरस मतलब क्या, हल्का सा छेद है। जैसे ये अपना स्किन है, स्किन अपना कैसा पोरस है, इसके बीच बीच में क्या छेद है, स्मॉल स्मॉल, जहां से पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है, बट दिखता है नहीं दिखता। वैसे सेम इसमें भी जब SI की जगह Al आ जाता है तो वहां पे एक पोरोसिटी जनरेट हो जाता है, मतलब हल्का सा छेद टाइप में, ठीक है। दिखाई नहीं देता बट रहता है। अभी देखो कोई स्ट्रक्चर, ये देखो अभी मार्कर पहले एकदम स्मूथ है, तो इसके ऊपर चौक चलाओगे तो एब्जॉर्प्शन उतना बेहतर होगा नहीं, जितना बेहतर ब्लैक बोर्ड में जो हल्का सा होल्स रहते हैं ना, मतलब पोरोसिटी जो रहती है ना, उसमें जब लिखूंगा ना तो अच्छे से उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब अगर पोरोसिटी बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे शेप सिलेक्टिव हो गया। द रिएक्शन इन जियोलाइट आर डिपेंडेंट ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो ऑन पोर्स एंड कैविटीज ऑफ द जियोलाइट। जियोलाइट के पोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना एब्जॉर्प्शन होगा और कैसा बॉन्ड बनाएगा। जियोलाइट देयरफॉर आर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट का यूज कहाँ होता है देखो, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री जियोलाइट कैटलिस्ट ZnSM कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन पेट्रोल। अल्कोहल को डायरेक्ट पेट्रोल में कन्वर्ट करता है बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब H2O को बाहर निकालता है, विच गिव्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोल बनाता है, मतलब ऐसा नहीं कि अल्कोहल लेके आओ और ZnSM डालो उसमें पेट्रोल बन गया, ठीक है। तो फिर पेट्रोल बाहर से हम लोग खरीदेंगे क्यों? ऐसा रहता तो कोई भी कंट्री पेट्रोल की करती है, वो वाला पेट्रोल नहीं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन मिथेनॉल इथेनॉल ये सब बनेगा, जिसको एज अ जनरल टर्म्स में पेट्रोल या नॉर्मल ऑयल बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। कोलॉइड। कोलॉइड्स क्या होता है? कोलॉइड consist of dispersed phase and dispersion medium, ठीक है। ये क्या है मैं अभी नीचे लिखूंगा, आप लोग खुद समझ जाओगे इसका मीनिंग, ठीक है। colloid is just similar to solution. Dispersed phase is just similar to solute. Dispersion medium is just similar to solvent. Dispersion medium is equal to not solvent, just similar to solvent. Understood? सॉल्वेंट नहीं है वो, सॉल्वेंट की तरह, मतलब आपको समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। कॉलॉइड एक सॉल्यूशन की टाइप, सॉल्यूशन की जैसा ही होता है। जैसे सॉल्यूशन में एक ग्लास मैंने यहाँ पे देखो, एक बोतल यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ये क्या हो गया अपना सॉल्वेंट हो गया। इसमें मैंने 80 स्पून क्या मिलाया, मैंने सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, NaCl इसके अंदर मिला के घोल दिया, ठीक है। अब क्या बन गया ये, जब ये सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, सॉलिड पार्ट जब लिक्विड में डालते हैं तो डिसॉल्व वर्ड यूज करते हैं। जब लिक्विड को लिक्विड पार्ट में मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं मिसिबल, ओके। यहाँ पे क्या बन गया, सॉलिड पार्ट को NaCl को डिसॉल्व किया इसमें, जब डिसॉल्व किया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सेम ऐसे ही होता है कोलॉइड। कोलॉइड सॉल्यूशन की तरह होता है, उसमें क्या डिस्पर्स फेज रहता है और डिस्पर्जन मीडियम रहता है। मतलब डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज लेते हैं, डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, बट वो सॉल्यूशन नहीं बनता, वो क्या बनता है, कोलॉइड बनता है। तो कोलॉइड और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये वाटर का बोतल किससे, वाटर से फिल है, इसमें मैंने सॉल्ट डाला, मिक्स किया, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया तो इसकी क्या क्या खासियत है,
जो सॉल्ट है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डिजोल्व हुआ है, बराबर बराबर ना। ऊपर का पानी पियोगे तो नमकीन लगेगा, बीच का पानी पियोगे तो भी नमकीन लगेगा, और लास्ट नीचे का पानी पियोगे तो भी नमकीन लगेगा, बराबर। मतलब यूनिफॉर्म क्या है, डिजोल्व हो गया NaCl। अभी एक वो लो, अपने को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मिट्टी लो, इसमें जरा डालो, ऊपर का पार्ट हल्का सा ग्रेइश पार्ट या जो मिट्टी कलर का तो वो हो जाएगा, नीचे आके कुछ जमा हो जाएगा, बीच में हल्का अलग ही कलर दिखेगा, मतलब यूनिफॉर्मनेस नहीं रहेगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, कलर। मतलब कि जो पार्टिकल इसमें जब डालोगे ना तो वो क्या करेगा, सॉरी मिट्टी नहीं डालते, कुछ और डालते हैं हम लोग, जैसे मिल्क डालते हैं इसमें, ठीक है। मिट्टी तो नीचे सेटल डाउन हो गया था तो वो कोलर्ड में नहीं आता। मान के चलो एग्जांपल मिल्क लिए हम लोग, इसके अंदर डाल दिए, तो जो मिल्क का पार्टिकल है ना तो डिजोल्व तो नहीं हुआ ना, डिजोल्व होता तो गायब हो जाता मिल्क, बराबर। इसकी जैसे नमक इसमें डिजोल्व हो गया तो गायब हो गया। जो दूध मिल्क लिए इसके अंदर डाले तो कोलॉइड क्या बोलता है कि डिस्पर्सन मीडियम में जब डिस्पर्स फेज डालते हो तो ना तो वो फ्लोट करना चाहिए, ना तो वो प्रेसिपिटेट होना चाहिए, मतलब नीचे आके जमा होना चाहिए, ना ऊपर तैरना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जहां से स्टार्ट है सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सन मीडियम और जहां पे एंड हुआ है वहां से लेके पूरा वहां तक वो डिस्पर्स मीडियम में जो डिस्पर्स फेज है वो सस्पेंड रहना चाहिए। सस्पेंड मतलब इस सस्पेंड मतलब यहां से लेके यहां तक बीच में फ्लोट होते रहना चाहिए, बीच बीच में, हाँ ऊपर नहीं। तो यहां से लेके यहां तक पूरा फैला हुआ होना चाहिए, वो भी यूनिफॉर्मली। अंडरस्टूड, समझ गया। तो डिस्पर्स मीडियम में क्या रहेगा, वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, मतलब अंदर ही अंदर फ्लोट करता रहेगा, ना तो ऊपर फ्लोट करेगा ना तो नीचे, पूरा मीडियम में फ्लोट करेगा। ओके, ये हो गया अपना कोलर्ड। देखते हैं अभी कुछ एग्जांपल्स। ब्लू कलर ऑफ स्काई, द स्काई appears blue to us because minute dust particle along with the minute water droplet disperse in air scattered blue light which reaches our eyes। जो पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट के अंदर आसमान में रहते हैं, आसमान जो अपने स्काई है कौन से कलर का है, नो कलर, ब्लैक कलर का है, बट ब्लू दिखता है, किसकी वजह से, जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं, तो जब सनरेज उस पर पड़ती है ना तो वो क्या ब्लू कलर को स्कैटर करता है, जब ब्लू कलर को स्कैटर करता है तो स्काई अपना कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। सेकंड, ब्लड, ये क्या है, कोलॉइड है। इट इज अ कोलॉइडल डिस्पर्सन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज इन वाटर। ब्लड क्या है, मोस्टली वाटर है, उसके अंदर जो यूनिफॉर्मली प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन कितने होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, जो कि ब्लड में होता है, ठीक है। वो क्या, अन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी जो रहता है उसके अंदर क्या फ्लोट करते रहता है वाटर के अंदर, मतलब प्लाज्मा के अंदर, वो क्या हो गया, ब्लड, जो कि कोलॉइड है। एट द सेम टाइम ब्लड इज ऑल्सो सस्पेंशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट इन वाटर, उसमें ब्लड सेल्स भी रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी रहता है। सॉइल, fertile soil are colloidal in nature where humus act as a protective colloid. Soil absorbs moisture around nurturing materials due to its colloidal nature. जो फर्टाइल सॉइल होते हैं उसमें जो ह्यूमस रहता है वो भी क्या रहता है, वो सॉइल में क्या रहता है, सस्पेंड रहता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। तो सॉइल भी हो क्या हो गया अपना कॉलर्ड का एग्जांपल हो गया। अंडरस्टूड, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोलॉइड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे कितने टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिस्पर्स फेज अभी क्या सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या सॉलिड। जब सॉलिड के अंदर सॉलिड मतलब डिस्पर्स फेज भी सॉलिड रहेगा और डिस्पर्जन मीडियम में जब सॉलिड रहेगा तो उसको बोलेंगे सॉलिड सोल। जैसे कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन, पोर्सिलिन, पेपर, पेपर कलरफुल आ गया तो सॉलिड भी सॉलिड में मिला हुआ है तो वो क्या हो गया, सॉलिड सोल। मतलब टाइप्स ऑफ कोलॉइड में ये सब आते हैं। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल और जेल। जैसे पेंट, सेल फ्लूइड, जेलाटिन, मडी वाटर, स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन मतलब कि पाउडर या आटे का पाउडर पानी में जब मिलाया हुआ है, ठीक है, ना तो ऊपर फ्लोट करेगा ना तो नीचे प्रेसिपिटेट होगा, पूरे पानी में क्या फैला हुआ रहेगा, ठीक है, वो का सोल और जेल हो गया। जब सॉलिड गैस में रहता है, एग्जांपल एरोसोल, ये अपना एयर है, इसमें क्या सॉलिड के पार्टिकल्स दिखते हैं ना, जब भी छत में हल्का सा छेद रहता है वहां से देखो जब सनरेज आती है
तो पार्टिकल फ्लोट करते हुए यहाँ वहाँ घूमते हुए zigzag मोशन में, रैंडम मोशन में दिखते हैं अपने को, ठीक है। तो स्मोक और डस्ट जो कि एयर में प्रेजेंट रहते हैं। लिक्विड जब सॉलिड में रहता है तो उसको जेल बोलते हैं, जैसे चीज, बटर, जेलीज। ये लिक्विड किस में रहता है? सॉलिड के अंदर। जैसे अपना घी क्या लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, वो किसमें? बटर सॉलिड में रहता है। लिक्विड लिक्विड में जब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं। मिल्क, हेयर क्रीम। लिक्विड लिक्विड मतलब मिल्क के जो भी प्रोटीन्स वगैरह रहता है उसमें सब किस में रहता है? वाटर में रहता है, ठीक है। लिक्विड जब गैस में रहता है उसको क्या बोलते हैं? एरोसोल, जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड, हेयर स्प्रे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। लिक्विड गैस में जो हम लोग स्प्रे करते हैं वो गैस फॉर्म में रहता है ना, बट उसके अंदर क्या रहता है? लिक्विड रहता है, बराबर। गैस के अंदर लिक्विड रहेगा। जब गैस सॉलिड के अंदर रहेगा तो सॉलिड सोल बोलेंगे, जैसे प्यूमाइज स्टोन, फोम, रबर और प्लास्टर। जब गैस लिक्विड के अंदर है उसको बोलेंगे फोम, फ्रोथ, वाइप्ड क्रीम, सोप, लेदर। जो ये क्रीम वगैरह होता है उसमें जो फेदर वगैरह, फोम वगैरह बनता है, वो सब क्या रहता है? गैस इन लिक्विड रहता है। ये क्या हो गया अपने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कोलॉइड के टाइप हो गया। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अभी। टाइप्स ऑफ कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग। ऐसे कोलाइड जो लिक्विड लविंग रहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या दिया है। A colloidal solution in which the particle of dispersed phase have a great affinity for the dispersion medium are lyophilic colloids। ग्रेट एफिनिटी रहता है मतलब क्या? जो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम के अंदर जो डिसॉल्व है उससे एफिनिटी ग्रेट है, मतलब बॉन्डिंग ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? लायोफिलिक कोलाइड। मतलब लिक्विड लविंग, मतलब अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा रहेगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का, ओके। लायोफोबिक, लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स हिट, ठीक है। जो क्या करेगा? लिक्विड से एफिनिटी कम रहेगी, ठीक है, मतलब बॉन्ड बहुत कम बनेगा। कोलर सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम आर लायोफोबिक सॉल्यूशन। मतलब जो डिस्पर्सन मीडियम रहेगा ना उसके टुवर्ड्स डिस्पर्स फेज का बॉन्डिंग बहुत कम रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? लायोफोबिक कोलर्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है, कुछ डिफरेंस यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है? फॉर्म्ड इजिली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। लायोफिलिक को कैसा आराम से इजिली मिक्स कर दो तो क्या कोलॉइड बन जाते हैं। लायोफोबिक फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड। इजिली किसी भी मिक्स डिस्पर्स फेस को डिस्पर्स मीडियम में डालोगे तो नहीं होता, स्पेशल मेथड से बनते हैं, केमिकल मेथड रहते हैं, कुछ ब्रेडिक्ट आर्क मेथड है, आगे देखेंगे हम लोग। ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि ये स्पेशल मेथड से बनाया जाता है। The particles are not easily visible even under ultra microscope। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर इसके पार्टिकल्स जो फ्लोट होते रहते हैं बीच में ना, ऊपर फ्लोट करते हैं ना नीचे डिसॉल्व करते हैं, जो अंदर सस्पेंड रहते हैं मतलब रुके हुए रहते हैं, वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते। द पार्टिकल्स आर इजिली डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं। दीज आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड। जब दोनों को मिक्स करोगे तो स्टेबल लोग खुद से हो जाते हैं। दीज आर अनस्टेबल एंड हेंस रिक्वायर्ड ट्रेसेस ऑफ स्टेबलाइजर। इसके अंदर स्टेबलाइजर ऐड करना पड़ता है लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर। एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑफ कोगुलेशन। जब लायोफिलिक कोलॉइड में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट, मतलब पीपीटी बनके जो सस्पेंड है डिस्पर्स मीडियम में ऊपर से लेके नीचे तक, वो क्या करेगा? सब एक साथ जमा होकर नीचे आके बैठ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? पीपीटी और कोगुलेशन। अभी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है देखो मैं यहाँ तुम्हें बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिखो। द सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन dissolve in water are called
एज इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सब्सटेंस विच डिसोसिएट, डिसोसिएट मतलब ब्रेक होना, मतलब टूटना, इनटू आयंस, आयंस में ब्रेक होता है। आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो, कैटायन और अनायन। जो सब्सटेंस ब्रेक होता है कैटायन और अनायन में, कब होता है? व्हेन, जब डिसॉल्व इन वाटर, जब वाटर में उसको डिसॉल्व करोगे तो कैटायन और अनायन में डिसोसिएट होगा, मतलब ब्रेक होगा। आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट, जो कैटायन और अनायन में ब्रेक होगा। ओके, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉज पीपीटी, ठीक है, अगर छोटे अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऐड करोगे लाइफोबिक में तो क्या पीपीटी बन जाएगा, यहाँ पे कितना लार्ज अमाउंट में लगेगा। विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज मच हाइयर देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, विस्कोसिटी मतलब पिछले लेक्चर में नहीं बताया था क्या? फ्रिक्शन ऑफ मल्टीलेयर लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के लेयर का जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, मतलब सिंपल वर्ड में बोलोगे तो लिक्विड का गाढ़ापन जो रहता है, इसमें ज्यादा रहता है डिस्पर्स फेज का और इसमें कम रहता है। सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्स फेज इज लोअर देन डिस्पर्सन मीडियम, सरफेस टेंशन क्या होता है? पहले लेक्चर में मैंने बताया। सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्स फेज इज नियरली द सेम एज डिस्पर्सन मीडियम, लायोफोबिक में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो सरफेस टेंशन रहता है वो नियर बाय मतलब सेम रहता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस होगा कि इसके लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ये इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन आप लोग लिख लो। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। Classification are classified in three different ways. Classification of colloid based on physical state. Physical state में colloid कितने टाइप के? First, sorry, the types of colloid in accordance with the physical state of dispersed phase and dispersed medium. Classification of colloid based on interaction or affinity of phase on the basis of interaction or affinity. हाँ, physical state पे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक हो गया। अभी बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एफिनिटी ऑफ फेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन एफिनिटी ऑफ फेजेस अ कोलॉइड सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फिजिकल स्टेट में वो सॉलिड सोल, इमल्शन, एरोसोल ये सब आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, कौन कितना बड़ा है साइज में पार्टिकल, उसका डिस्पर्स फेज का। मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर से बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। जो वैन डर वाल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट रहेंगे या बॉन्ड बनाए रहेंगे उसको बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड, और बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में रहेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्स फेज आर सफिशिएंटली लार्ज इन साइज मैक्रो टू बी कोलोइडल डायमेंशन, मतलब ग्रेटर देन 10⁻³ से, जब 10⁻³ से पार्टिकल ज्यादा रहेंगे तो उसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल कोलॉइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएट कोलॉइड और मिसेल्स। एसोसिएट कोलॉइड क्या होता है? सब्सटेंस बिहेव्स एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो concentration and associated in high concentration forming a colloidal solution. The associated particles are called micelles. जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम रहता है तब वो क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बिहेव्स एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एज लो कंसंट्रेशन। वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा जब कंसंट्रेशन लो रहेगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाए वो एसोसिएट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिसेल्स। फॉर एग्जांपल सोप और डिटर्जेंट। यहाँ पे देखो मिसल बना है, ये क्या है? मिसल फॉर्मेशन। ये हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। ओके, और ये क्या है? बाजू में पानी। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान के चलो ये क्या है? टी शर्ट है, ठीक है। अभी टी शर्ट के ऊपर यहाँ पे क्या है? दाग धब्बे लगे या ग्रीस लगा है, ठीक है। तो ये जो मिसल रहेगा ना, ये यहाँ पर आएगा जो कि पानी के साथ डिसॉल्व है,
अभी ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ना, ये हाइड्रोफिलिक हेड इससे अटैच होगा और ये रहा अपना हाइड्रोफोबिक टेल। ग्रीस क्या हाइड्रोफोबिक इन नेचर है और टेल क्या है, वो भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो टेल कनेक्ट होगा इससे और हेड बाहर की तरफ रहेगा, और हेड हाइड्रोफिलिक है तो मतलब H2O के साथ अटैच रहेगा। तो जब कपड़े पे दाग लगा है तो वो क्या करेगा, जो टेल है वो दाग से अटैच हो गया, उसके बाद जो हेड है वो फिलिक है मतलब H2O लविंग है, तो H2O के साथ जब उसको ब्रश से घिसेंगे या निचोड़ेंगे तो जब पानी बाहर निकलेगा ना, जब पानी बाहर निकलेगा तो ये हेड बाहर की तरफ आएगा, हेड बाहर की तरफ आएगा, टेल बाहर की तरफ आएगा, टेल बाहर की तरफ आएगा, तो जो ग्रीस का पार्ट या डर्ट का पार्ट है हेड के साथ टेल के साथ अटैच हो गया, वो भी क्या होगा, मतलब पानी के साथ साथ वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना मिसल फॉर्म। मतलब यहाँ पे ये जो सेंटर में दिख रहा है ना, ये डर्ट है। ठीक है, ये डर्ट हेड सॉरी टेल कनेक्ट होता है और ये हेड वाटर के साथ, वाटर निकलता है, हेड साथ में निकलता है, टेल आगे आता है, फिर उसके साथ ग्रीस भी बाहर निकल आता है कपड़ा, जिससे क्या होता है, कपड़ा चमक जाता है। ये क्या हो गया अपना मिसल फॉर्मेशन। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। अभी कोलॉइड को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। A few important methods for the preparation of colloid are as follows. First, chemical method. By double decomposition, oxidation, reduction or hydrolysis, molecules of water insoluble products of this reaction aggregate together to form सोल। केमिकल मेथड के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेडिक्स आर्क मेथड के द्वारा, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड। दिस process involves vaporization as well as condensation. Colloidal salts of metals such as gold, silver, platinum can be prepared by this method. इसमें क्या होता है, देखो ये वाटर, ये अपना इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो सकता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो सकता है, और कैथोड या एनोड, ये एक साइड कैथोड ले लो, दूसरे साइड एनोड ले लो। ये वाटर, इसमें प्लस साथ में क्या है, गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कुछ भी, और ये बाजू में क्या है, ये आइस। ठीक है, अब ये दोनों कैथोड और एनोड से क्या हायर इलेक्ट्रिसिटी पास किया, लेकिन बट दो वायर अलग अलग हमेशा रन करते हैं, बराबर। आप लोगों ने देखा जब दो वायर आपस में जब जुड़ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, बराबर। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन आके पानी में जब मिलते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है, हीट जनरेट होता है, हीट इतना ज्यादा अमाउंट में रहता है, जो गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल है ना उसको वेपराइज कर देता है, वेपर बन के ऊपर जाने का ट्राई करता है, बट बाजू में क्या आइस है, आइस क्या करता है, उस वेपर को कंडेंस करता है, कूल करके उसको फिर से क्या बना देता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बना देता है। ये स्पेशल मेथड है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जो कि क्या बनाता है, लायोफोबिक सोल। हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन में देखा था ना, लायोफोबिक फॉर्म्ड बाय स्पेशल मेथड, तो ये स्पेशल मेथड है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। समझ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पेप्टाइजेशन। देखो पेप्टाइजेशन क्या होता है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन अ प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड, ये भी क्या है, अ मेथड टू फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है, पेप्टाइजेशन। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन अ प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलोइडल सोल, मतलब पीपीटी को कोलोइड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय सेकिंग विद डिस्पर्जन मीडियम, जो प्रेसिपिटेट लिए उसमें डिस्पर्जन मीडियम डाले, उसको सेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, उसको सेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट एंड द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इज कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गया। क्या करेंगे, पीपीटी लेंगे, डिस्पर्जन मीडियम लेंगे और थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, सेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। ये भी कोलोइड बनाने का स्पेशल एक मेथड है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर कोई इंप्यूरिटी है कोलोइडल सॉल्यूशन तो उसको फिल्टर कैसे करते हैं, डायलिसिस के द्वारा। ठीक है, कैसा ब्लड अपना फिल्टर होता है डायलिसिस के द्वारा, वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन भी होते हैं। यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज को कम करने के लिए रिक्विजिट मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो प्यूरिफिकेशन के लिए जो इंप्यूरिटी को निकालने के लिए जो मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ
कोलोइडल सॉल्यूशन। और जो उसमें मेथड यूज होता है उसका नाम है डायलिसिस। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी डिसॉल्व है उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के द्वारा उसको क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, डायलिसिस। ओके, यहाँ पे डायग्राम देखो, ये वाटर यहाँ से इनलेट है, यहाँ से आउटलेट है। ठीक है, ये क्या है, एक डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, मतलब एक कंटेनर में रखा गया जो कि मेम्ब्रेन वाला कंटेनर है। अंदर क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, उसके अंदर के जितनी इंप्यूरिटीज है, ये वाटर क्या कर रहा है, ये मेम्ब्रेन के अंदर से, ये मेम्ब्रेन के अंदर से जा रहा है और इंप्यूरिटीज को लेके यहाँ से बाहर निकल आ रहा है। इंप्यूरिटी को यहाँ से बाहर निकल, यहाँ से ये आउटलेट के थ्रू इंप्यूरिटीज सब बाहर हो जाती है। समझ गया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। ये वाटर इनलेट आउटलेट, ये डायलिसिंग मेम्ब्रेन, इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन फिल है, वाटर यहाँ से एंटर करता है, अंदर से इंप्यूरिटीज को अपने साथ अटैच करता है और दूसरे साइड से मेम्ब्रेन से निकल के ऊपर आउटलेट से बाहर निकल जाता है। समझ गया, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज किसका, कोलॉइड का। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो जनरल प्रॉपर्टी उसकी कोलॉइड की, वो क्या है, कोलोइडल सिस्टम इज हेटेरोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, कंसिस्ट ऑफ टू फेज, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम। द डिस्पर्स फेज पार्टिकल पास स्लोली थ्रू अ parchment paper or animal membrane but easily pass through ordinary filter। एनिमल मेम्ब्रेन और ऑर्डिनरी पैचमेंट पेपर के थ्रू पास होता है, बट ऑर्डिनरी फिल्टर जो वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है वो सबके थ्रू पास नहीं होता है। द पार्टिकल यूजुअली आर नॉट डिटेक्टेबल बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। हम लोग ने देखा था ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोप थोड़ी देर पहले, उसके अंदर डिटेक्ट पार्टिकल नहीं होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ऑप्टिकल मींस लाइट, जो लाइट के थ्रू प्रॉपर्टी दिखती है, कौन सी प्रॉपर्टी दिखती है, टिंडल इफेक्ट दिखता है। टिंडल इफेक्ट का डायग्राम में दिखाता हूं आगे। टिंडल ऑब्जर्व दैट, टिंडल इज साइंटिस्ट का नाम, ऑब्जर्व देखे, क्या देखे, when light passes through a true solution the path of light through it cannot be detected। इसका इसलिए मैं नेक्स्ट में समझाता हूं। टिंडल इफेक्ट क्या बोलता है, लाइट सोर्स है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, मतलब पानी में नमक मिला है, एकदम घुल गया है, फिर पानी दिख रहा है वो, बट टेस्ट में थोड़ा लगेगा। ये क्या है, लाइट बीम इज, मान के चलो यहाँ पे वाटर प्लस मिल्क है। ठीक है, तो वाटर के अंदर मिल्क क्या कर रहा है, सस्पेंड हुआ है, ना तो ऊपर फ्लोट कर रहा है मिल्क, ना तो नीचे बैठ गया पीपीटी बन के, वो पूरे पानी में सस्पेंड है, मतलब रुका हुआ है। तो जब ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं ना, तो लाइट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉटल्स है, ठीक है, नहीं तो ट्रांसपेरेंट ब्लैक बॉटल ब्लू बॉटल है तो लाइट पास ही नहीं होगा। बॉटल कैसे है, ट्रांसपेरेंट हो, तो यहाँ से जब लाइट को पास करोगे ना, तो ये बॉटल से क्या हो जाएगा, इजिली पास हो जाएगा, और अंदर से ये बाजू से वो बाजू दिखेगा, ये साइड से वो साइड लाइट दिखेगा, बट बीच में लाइट नहीं दिखेगा इन सॉल्यूशन। बट इन कोलोइडल डिस्पर्सन क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन में यहाँ पे जो कोलोइड अंदर उसके अंदर है ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर, उसमें से जब लाइट आगे जाएगी ना, तो जहां तक वो लाइट का पाथ जा रहा है वो उतना क्या करेगा, विजिबल कर देगा। मतलब क्या, बाहर से ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, जितने पार्ट में लाइट जा रहा है, यहाँ के इतने पार्ट में लाइट मूव कर रहा है बट नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन में यहाँ पे जो इतने लाइट मूव कर रहा है ना, वो दिखता है। तो यहाँ पे क्या एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको नाम दिया गया टिंडल कोन। देखो ना, ये कोन बन रहा है, ठीक है, जिसको टिंडल कोन नाम दिया, जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन में पाथ को विजिबल कर रहा है, मतलब पाथ कौन से रास्ते से लाइट मूव कर रहा है कोलोइडल के अंदर से, वो दिखने लगता है। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स एंड मेकिंग पाथ ऑफ लाइट विजिबल थ्रू अ डिस्पर्सन इज रिफर्ड एज टिंडल इफेक्ट। बिकॉज जो सॉल्ट के पार्टिकल, इसमें सॉलिड के पार्टिकल पूरे डिसॉल्व हो गए, लेकिन कोलोइडल में डिस्पर्स फेज है वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, डिस्पर्स फेज में सस्पेंड है, मतलब रुका हुआ है, जिसकी वजह से क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है, फैलाता है, और लाइट को फैलाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट अपने को विजिबल हो जाती है, दिखने लगती है। समझ गया। द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। क्या क्या कंडीशन है कि ये अपने को टिंडल इफेक्ट दिखेगा, दो कंडीशन है। फर्स्ट, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जिस वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हो उसका डायमीटर डिस्पर्स फेज से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम मच
डिफर लार्जली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1:2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। तो इन दोनों n1 और n2 की वैल्यू जो है वो n1 और n2 के लिए दोनों डिफर बहुत ज्यादा होना चाहिए। n1 की वैल्यू मान के चलो 1 है, तो n2 की वैल्यू 4 है, इतना डिफर ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 2.2 है, नजदीक में नहीं होना चाहिए, तब जाके ये दो कंडीशन के थ्रू टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। समझ गया? चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ पार्टिकल इन कोलोइडल सिस्टम एंड द पार्टिकल साइज देयर इन। कोलोइडल से उसमें लाइट दिख रहा है तो हम लोग उससे क्या क्या पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल वो एरिया में प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई बाय फुल एरिया कर देंगे तो कितने पार्टिकल टोटल कोलोइडल सॉल्यूशन में है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। सेकंड, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोलोइडल डिस्पर्जन एंड द ट्रू सॉल्यूशन। अभी दो बॉटल्स लिए हम लोग कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके थ्रू क्या लाइट पास करो, जिसमें से लाइट दिखा कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें लाइट नहीं दिखा वो क्या आएगा, ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। समझ गए? ये दो पॉइंट है टिंडल इफेक्ट के। चार्ज ऑन डिस्पर्स पार्टिकल। डिस्पर्स पार्टिकल मतलब डिस्पर्स फेज, उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी रहता है और कुछ निगेटिव चार्ज भी रहता है। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन मेटालिक Al2O3, CrO3, F2O3, बेसिक डाइस्टफ्स, मिथिलीन ब्लू सोल, ये सब कैसे पॉजिटिव चार्ज के सोल है। हीमोग्लोबिन ब्लड ऑक्साइड्स TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड। निगेटिव चार्ज सोल मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल्स, मेटालिक सल्फाइड्स As2S3, SbS3, CdS। एसिड डाइस्टफ, इओसिन, कॉन्गो रेड सोल, सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, गम, सोल। ठीक है। ये सब कौन से सोल्स है? निगेटिव चार्ज के कोलोइडल से, ये पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्स्ड फेज है। ओके, चलो ये समझ गया पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफोरेसिस, डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है। द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल मतलब डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्स्ड मीडियम, दोनों में से कोई मूव करेगा अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक यू शेप का कंटेनर है जिसमें यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे कैथोड है। इस कंटेनर के अंदर क्या कोलोइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम है, बराबर। अभी एनोड और कैथोड से क्या दो वायर इलेक्ट्रिसिटी पास किया, दो इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो एनोड माइनस की तरफ बिहेव कर रहा है, कैथोड प्लस की तरफ बिहेव कर रहा है। अगर डिस्पर्स फेज पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो वो निगेटिव की तरफ मूव करेगा, और अगर डिस्पर्स फेज पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है वो निगेटिव पार्टिकल है, तभी तो देखो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। समझा? डिस्पर्स पार्टिकल मतलब डिस्पर्स फेज निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तभी वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। अंडरस्टूड? ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अंडर अप्लाइड पोटेंशियल जो पार्टिकल रहेगा अपना क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अभी हम लोग क्या देखा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल कैन बी प्रिवेंटेड बाय सुटेबल मींस। अंडर अप्लाइड पोटेंशियल में जो पार्टिकल मूव कर रहा था उसको हम लोग रोक सकते हैं। किससे रोक सकते हैं? सच एज यूज ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यूज करके उसको हम लोग रोक सकते हैं। देन इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्सन मीडियम बिगिंस टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है और हम लोग मेम्ब्रेन लगा दिया, डिस्पर्स फेज को आगे जाने नहीं दे रहे, उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम मूव करना चालू होता है। पहले कौन मूव करता है? डिस्पर्स फेज। लेकिन जब हम लोग मेम्ब्रेन लगाकर डिस्पर्स फोर्स को फोर्सफुली रोक दिए तो डिस्पर्सन मीडियम में वो क्या करता है, मूव होना चालू होता है। दिस इज टर्म्स एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो मींस अंडर इलेक्ट्रिक करंट, ऑस्मोसिस मींस मतलब का मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सन मीडियम। समझ गया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस? नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। कहाँ पे ये इसका यूज है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज पॉसिबल टू नो द साइन ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल। कौन से साइड मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ की निगेटिव तरफ, उसके बेसिस पे हम लोग पार्टिकल का चार्ज पता कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ सोल पार्टिकल। रेट मतलब
स्पीड, कितने स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड, मिक्सचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंस डिफरेंट कोलोइडल पार्टिकल इन अ मिक्सचर माइग्रेट विद डिफरेंट रेट। जो डिफरेंट पार्टिकल्स अगर डिस्पर्स फेज एक ही डिस्पर्स मीडियम में अगर मिक्स है तो उसको अलग करने के लिए सेम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करेंगे, क्योंकि जो डिस्पर्स फेज है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे उसका मूवमेंट जो रहता है अलग अलग स्पीड से रहता है। कोई पार्टिकल स्पीड में फास्ट मूव करेगा, कोई स्लो मूव करेगा। जो फास्ट मूव करेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो स्लो मूव करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो बीच में हम लोग उसको रोक देंगे जिससे फास्ट वाला पार्टिकल अलग, स्लो वाला पार्टिकल अलग। तो इससे दो दो पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज सेपरेट हो जाएंगे। समझ गया? नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब क्या? इसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। बुझ गया? द प्रेसिपिटेशन ऑफ colloid by removal of charge associated with colloid particles is called coagulation। कोलॉइड को क्या पीपीटी में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? बाय रिमूवल ऑफ चार्ज। जो कोलॉइडल के ऊपर जो चार्ज है उसको अगर निकाल देंगे तो जो कोलॉइड है वो क्या बन जाएगा? पीपीटी बन जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, पीपीटी बन जाएगा मतलब नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। अभी जो हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशंस को पीपीटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से मेथड है? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी हम लोग कैसे कर सकते हैं? पीपीटी बना सकते हैं। कैसे? द कोलोइडल पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। बराबर ना? अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। गेट डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेट, उसकी तरफ बढ़ता है और वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब पीपीटी वहां पे बन जाता है। बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल। अभी एक जो कोलोइडल सोल है वो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कोलोइडल सोल नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों अलग अलग चार्ज वाले पार्टिकल जब एक साथ मिलाओगे ना साइमल्टेनियसली तो वो भी क्या बन जाएगा? पीपीटी बन जाएगा, मतलब कोगुलेशन हो जाएगा वहां पे। अपोजिटली चार्ज सोल्स व्हेन मिक्स इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल अमाउंट में मिलाना है, न्यूट्रलाइजेस देयर चार्जेस एंड गेट प्रेसिपिटेट, मतलब वहां पे क्या बन जाएगा? पीपीटी बन जाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे लोग। ये हो गए अपने दो मेथड कोगुलेशन के। अंडरस्टूड? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हार्डी-सिजुल रूल। ये रूल क्या बोलता है? जनरली द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ फ्लोकुलेटर आयंस एडेड, द ग्रेटर इट्स पावर टू कॉज पीपीटी। दिस इज नोन एज हार्डी-सिजुल रूल। ठीक है? द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड। आयन मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? पीपीटी बन जाएगा। तो जितना आयन का साइज, आयन का क्या रहेगा? ग्रेटर वैलेंसी जितना ज्यादा रहेगी ना उतना ज्यादा क्या करेगा? वो फास्ट पीपीटी बनाएगा। जैसे Al3 प्लस, Ca2 प्लस और Na प्लस, इसमें Al3 प्लस ग्रेटर देन Ca2 प्लस ग्रेटर देन, इसकी टेंडेंसी, इसकी वैलेंसी ज्यादा तो टेंडेंसी ज्यादा, इसका चार्ज ज्यादा और इसका चार्ज, जिसका चार्ज ज्यादा उसका टेंडेंसी पीपीटी बनाने का ज्यादा। ये तो प्लस फॉर्म में होगा। ऐसा निगेटिव फॉर्म में अगर ले लेंगे हम लोग, मतलब ये कटायन के फॉर्म में होगा। अनायन के फॉर्म में ले लो, जैसे CO3 2 माइनस और यहाँ पे Cl माइनस, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2। जो -2 वाला ना ये पीपीटी जल्दी फॉर्म करेगा। कोगुलेशन मतलब पीपीटी। ठीक है? तो सिमिलरली कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव सोल। ठीक है? तो ये क्या बनाएगा? जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा फास्ट वो पीपीटी बनाएगा। जैसे ये वाला पीपीटी इससे फास्ट बनाएगा और इससे फास्ट ये वाला बनाएगा। ठीक है? सेम वैसे माइनस होगी। अंडरस्टूड? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। टाइप ऑफ इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? ऑयल जब वाटर में रहेगा, वाटर या तो फिर जब ऑयल में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं, मतलब लिक्विड लिक्विड में रहता है। ठीक है? इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर OW टाइप बोलते हैं, मतलब ऑयल वाटर में। An emulsion in which disperse phase is oil and dispersion medium is water is called emulsion of oil in water। जब disperse phase oil रहेगा और dispersion medium water रहेगा, मतलब वाटर ज्यादा मोटा रहेगा, तो हम लोग उसको मिलाएंगे तो oil in water हो गया वो। ठीक है? OW टाइप। मिल्क, ऑयल हल्का सा उसमें रहता है ना, घी, और वाटर ज्यादा रहता है, तो ऑयल घी मिल्क में प्रेजेंट है, मतलब वाटर में प्रेजेंट है, तो वो कैसा हो गया? इमल्शन OW टाइप का हो गया।
will consist of particle of dispersed in water, emulsion of water in oil. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहीं पे दिया देखो, इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल। अभी क्या था, ऑयल इन वाटर था OW टाइप, यहाँ पे WO टाइप। यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्पर्स फेज वाटर रहेगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, ऑयल रहेगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन OW एंड WO, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ये कौन सा हो गया, OW टाइप, और ये WO टाइप। क्या है, इमल्शन है, मतलब लिक्विड ही लिक्विड में सस्पेंड है। ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इन द डिस्पर्स मीडियम। ऑयल डिस्पर्स फेज रहेगा और वाटर डिस्पर्सन मीडियम रहेगा। वाटर इज डिस्पर्स फेज और ऑयल ही डिस्पर्सन मीडियम रहेगा। इफ वाटर इज एडेड इट विल बी मिसिबल विद द इमल्शन। OW टाइप में अगर वाटर ऐड करोगे तो वाटर मिसिबल हो जाएगा। क्यों मिसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है। इसमें जब ऑयल ऐड करोगे तो ऑयल मिसिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑयल का कंटेंट ज्यादा है, मतलब ऑयल डिस्पर्सन मीडियम है, तो ऑयल ऐड करोगे तो मिक्स हो जाएगा। एन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेक्स द इमल्शन कंडक्टिंग। OW टाइप में जब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वो कंडक्टिंग बन जाएगा। कंडक्टिंग मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, करंट पास होगा। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिंग पावर। जब भी WO टाइप में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वहां पे कंडक्शन नहीं होगा, मतलब करंट पास नहीं होगा। वाटर इज कंटिन्यूअस फेज। यहाँ पे वाटर कंटिन्यूअस फेज में रहता है, मतलब डिस्पर्जन में, मतलब ज्यादा अमाउंट में। ऑयल इज कंटिन्यूअस फेज, मतलब यहाँ पे ऑयल ज्यादा अमाउंट में रहता है। बेसिक मेटल सल्फेट, वाटर सोल्यूबल अल्कली मेटल सोप आर यूज्ड एज इमल्सिफायर। एग्जांपल्स यहाँ पे है, वाटर इनसोल्यूबल सोप सच एज दोज ऑफ ZN, AL, Fe, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर यूज्ड एज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर बनाने के लिए कौन सा, WO टाइप बनाने के लिए ये यूज करते हैं, और OW बनाने के लिए वाटर सोल्यूबल अल्कली मेटल सोप वगैरह ये यूज करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए OW और WO टाइप के। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं अभी हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। इमल्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ डिस्पोजल मीडियम। डाइल्यूट कर सकते हो उसको, अगर वाटर डिस्पोजल मीडियम है तो वाटर ऐड कर दो, डाइल्यूट हो जाएगा। ऑयल डिस्पोजल मीडियम है तो ऑयल ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द डिस्पर्स लिक्विड एंड मिक्स फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर। डिस्पर्स लिक्विड एंड मिक्स विद फॉर्म्स सेपरेट लेयर। हाँ, अगर ऑयल इन वाटर में अगर ऑयल ऐड कर दो तो वाटर से क्या अलग अलग लेयर बना लेगा। The droplet in emulsion are often negatively charged and can be precipitated by electrolyte. Emulsion में जो droplets होते हैं ना वो नेगेटिव चार्ज होता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दोगे तो क्या PPT बन जाएगा। Emulsion shows Brownian movement and Tyndall effect. Brownian movement मतलब जो zigzag में रैंडम मोशन करते हैं। Tyndall effect मतलब कि जो लाइट को, पाथ ऑफ लाइट को क्या विजिबल कर देते हैं। The two liquids in emulsion can be separated by heating, freezing और centrifuging. इमल्शन के दोनों लिक्विड को अलग किया जा सकता है। कौन से मेथड से, हीट करके वाटर उड़ जाएगा तो ऑयल नीचे बचेगा। फ्रीजिंग, जमा करोगे तो सबसे पहले वाटर जम जाएगा, फिर ऑयल बाद में जमेगा। सेंट्रीफ्यूजिंग मतलब सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन जो गोल गोल घूमता है 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, और आधे घंटे के लिए उसको रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे एक ट्यूब में ऊपर वाटर और नीचे ऑयल मिलता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ये हो गया अपने टाइप्स प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड यूज कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्मोक जब भी धुआं वगैरह ज्यादा हो जाता है और एयर की क्वालिटी खराब होने लगती है तो उसको PPT बना के नीचे जमीन पे रख देते ताकि एयर अपना क्लीन हो जाए। कैसे करते हैं, स्मोक इज कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स, डस्ट एक्सेट्रा इन एयर। व्हेन स्मोक इज अलाउड टू पास थ्रू चेंबर containing plate having charge, smoke particles they lose their charge and get precipitated। एक प्लेट चेंबर के थ्रू पास करते हैं, चेंबर में प्लेट लगा रहता है, वो प्लेट क्या करता है, दूसरे नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल जिसकी वजह से दूसरे वाले पार्टिकल्स को करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, मतलब वहां पे नीचे लाके जमा कर देता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई कैसे करते हैं, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कंटेन कोलोइडल इंप्योरिटीज। नेचुरल सोर्सेज, जब इसको नेचुरल सोर्स मतलब कहाँ, रिवर, पॉन्ड या तो फिर वेल वगैरह से जब वाटर निकालते हैं ना, इंप्योरिटीज रहती है उसमें। By addition of LM to such water, colloidal impurities get coagulated and settle down. This makes water potable. वो वाटर के अंदर LM मिलाते हैं, वो LM क्या करता है, जितना भी इंप्योरिटीज रहता है सबको कलेक्ट करके नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है,
वो वाटर, ऊपर का वाटर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं प्योरीफाई करके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मेडिसिन यूजुअली मेडिसिन आर कोलोइडल। जो मेडिसिन वगैरह आईवी वगैरह यूज करते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, वो भी क्या कोलोइडल इन नेचर रहते हैं। बराबर, कोलोइडल इन नेचर। कोलोइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव ओविंग टू लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बाय कोलोइडल पार्टिकल्स एंड इजी एसिमिलेशन। इसको जो सरफेस एरिया रहता है ना वो बहुत ज्यादा रहता है और इंटेस्टाइन में आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू कोलोइडल नेचर। रबर इंडस्ट्री, रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कोगुलेशन ऑफ लैटेक्स। जो लैटेक्स रबर ट्री से हम लोग कलेक्ट करते हैं, दूधिया पार्ट रहता है, व्हाइट मिल्की पार्ट रहता है, उसको उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो क्या कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट मतलब पीपीटी बन जाता है। समझ गया, रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है। अंडरस्टूड। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कई पूछा है सीटी की 2025 में क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरिएशन ऑफ फिजिकल ऑप्शन विद द प्रेजेंस विद प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 T3 इज डिफरेंट। पर आइसोटोप में ना x/m जब रहता है तो एक टाइम के लिए बढ़ता है, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे देखो अभी जो अपना ये था एडजॉर्प्शन, वो प्रेशर को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर एडजॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टेम्परेचर मतलब कैपिटल टी। अभी यहाँ पे देखो T1 T2 T3 सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन जिसमें होगा ना उसका टेम्परेचर सबसे कम रहेगा, बराबर। जिसमें एडजॉर्प्शन ज्यादा रहेगा उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो एडजॉर्प्शन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन इसका ज्यादा है कि इसका, इसका सबसे ज्यादा है ना, यहां तक पहुंचा है, ये यहीं तक पहुंचा है और ये यहां तक है। तो सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन T1 में हुआ है, सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन T1 में हुआ है, तो सबसे टेम्परेचर कम किसका रहेगा, T1 का रहेगा। तो T1 का टेम्परेचर सबसे कम, फिर T2, फिर T3, मतलब T3 सबसे ज्यादा। T3 सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर बी। समझ गया, जिसका एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे कम। सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन T1 का हुआ, मतलब T1 का टेम्परेचर सबसे कम, सबसे कम टेम्परेचर का T1 यहाँ पे है, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया, ये ऐसा है, समझ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, which among the following process is an example of homogeneous catalyst, ठीक है, catalysis। formation of ammonia gas by Haber's process, होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस रहता है। क्यों, क्योंकि H2 और N2 गैस में रहता है और जो भी पैलेडियम निकल वगैरह रहता है वो किस में रहता है, सॉलिड में रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये। कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, ये भी अलग अलग रहता है। ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर, ये भी अलग अलग रहता है। एंजाइम कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये भी दोनों लिक्विड के फॉर्म में ही रहते हैं, सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। समझ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फाइंड द टेम्परेचर फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ सो दैट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस इज अब्सॉर्ब्ड। जिसमें सबसे ज्यादा गैस अब्सॉर्ब उसका टेम्परेचर सबसे कम, जिसका टेम्परेचर सबसे कम उसमें एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर सबसे कम उसका एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसमें होगा, जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। सबसे कम टेम्परेचर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 195 केल्विन। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच मेथड इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कौन सा मेथड यूज करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए, डायलिसिस। वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस के थ्रू क्या करते हैं, कोलोइडल का प्यूरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, इट इज स्पेसिफिक, यस स्पेसिफिक होता है। हीट रिलीज इज इन द रेंज ऑफ 40 to 2000, ये भी था डिफरेंस बिटवीन, हमने देखा था। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एडजॉर्बेट, रॉन्ग, यहां पे क्या आएगा, मोनोमॉलिक्यूलर आएगा, ठीक है। हमने लास्ट पॉइंट में केमिसॉर्प्शन में देखा था मॉलिक्यूलर, इट इज इरिवर्सिबल, बराबर, इट इज इरिवर्सिबल। तो गलत कौन सा है, नॉट करेक्ट कौन सा इसमें, यहां पर ऑप्शन नंबर सी। समझ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, which from the following represents the Froelich empirical equation for adsorption of gas on solid। कौन सा है, x/m होता है,
x अपॉन m इज इक्वल्स टू k p रेस टू 1 अपॉन n। दिख रहा है कहीं पर ऐसा? x अपॉन m इज इक्वल्स टू k p रेस टू 1 अपॉन n, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या? जहां पे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साथ में होता है। देखो दोनों कहां पे हो रहा है। चारकोल इज एडेड टू मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, नहीं। चॉक इज डिप्ड इन इंक, इंक जब इंक में जब चॉक डिप करोगे तो सरफेस के ऊपर भी इंक रहेगा और इंक अंदर भी पेनिट्रेट करके जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन, जहां पे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है तो वो ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, सरफेस के ऊपर भी और अंदर पेनिट्रेट करना है। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म होता है। ये रहे अपने RB2 के दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क करके आना है। जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन पहले कराऊंगा सॉल्व, आप आंसर अपना मैच करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग अपना प्यारा सा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करके रखना। ये रहा अपना, थैंक यू लेक्चर तक बने रहने के लिए। ठीक है, ये प्यारा सा स्माइल लाइफ में हमेशा स्माइल करते रहिए और पढ़ते चलिएगा। ठीक है, स्माइल के साथ अच्छा हैप्पी हैप्पी पढ़ते रहिए और हैप्पी हैप्पी का अपना सीटी का एग्जाम दीजिए, जिससे क्या होगा अपने सारे जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि पॉजिटिवनेस अगर रखोगे तो जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा अच्छे है और आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो बाय बाय फ्यूचर स्टार्स।